नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज जरा चर्चा करेंगे दोहरे मापदंड की, जो कि राजनीति में तुष्टीकरण का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। अब जब मंदिरों में चढ़ावे की बात होती है तो जमकर के राजनीति होती है, जांच की मांग होती है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही वक्फ का नाम आता है, जैसे ही किसी और धर्म की बात होती है या वक्फ में जो करोड़ों अरबों की चोरी की बात होती है और उसकी जांच की बात होती है, तो अचानक से चुप्पी साध लेते हैं इधर। वक्फ पर बिल बनाया जाता है तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी तक सब चीख चीख कर उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, कोर्ट तक चले जाते हैं और कोर्ट में जाकर के कहते हैं भाई ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन मंदिरों की जब बात होती है तब चीख चीख कर सनातन पर सवाल खड़े करते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं। तो आज जरा इनकी पोल खोल ही लेते हैं, क्योंकि अब बरेली से अगर आवाज बुलंद हुई है और अगर मुस्लिम संगठन अब ये बात कह रहे हैं कि भैया अगर वक्फ की जांच शुरू कर दी ना अकेले यूपी में, और वो भी समाजवादी पार्टी या किसी और के शासनकाल के बारे में, तो पता चल जाएगा कि राम मंदिर तो बहुत पीछे, इतना अरबों का घोटाला हुआ है और सबकी जेबें भरी गई हैं। तो ये घोटाले के जो घोटालेबाज हैं, अब उन पर से तो पर्दा उठेगा, शिकंजा कसा जाएगा, और क्यों ना कसा जाए। लेकिन जरा समाजवादी पार्टी से भी इस पर सवाल पूछ ही लेंगे आज। चलिए पहले जरा वो आरोप देखते हैं, उसके बाद बयानों के बाद चर्चा करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पत्र लिख करके मांग की है कि पूरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की द्वारा जो वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, खुर्दबुद किया गया, भूमाफियों के हाथों बेचा गया, उसकी जांच कराई जाए। वक्फ बोर्ड में करोड़ों नहीं अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी। वक्फ की संपत्तियों पे अगर सबसे ज्यादा अवैध कब्जे कभी किसी रीजन में हुए तो वो 2012 से लेकर 70 तक हुए। तो 12 से लेकर 70 तक तो समाजवादी पार्टी का शासनकाल था उत्तर प्रदेश में। वो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी होने का ढिंढोरा पीटती है, तब उनके रीजन में वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे इतने क्यों हुए? सरकार से यही हम चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्डें हैं इनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है। वक्फ बोर्ड में धांधलियां हो रही हैं, वहाँ जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में हुआ करती थी, तो इन लोगों ने करोड़ों की जमीन को हजारों रुपए में खरीद लिया और खरीद करके उस पे या तो माल बना लिया या होटल बना लिया या दुकान बना लिया। अब बना करके अब वो कमाई कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। खाली समाजवादी पार्टी के जमाने में नहीं, बल्कि हर पार्टी के जमाने में, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यही सुन रहा हूँ, यहाँ वक्फ लूट गया, यहाँ वक्फ बिक गया, यहाँ अलम चोरी हो गया, यहाँ को पर जमीन बिक गई, वहाँ कॉम्प्लेक्स बिक गया। स्पष्ट जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो अब जब आरोप इस हद तक बड़े हो गए हैं, और आपको तो याद ही होगा ना 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, मतलब बीजेपी यूपी में सत्ता में आई, तो सीबीआई जांच की गई, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, तब भी बड़े सारे आरोप लगे थे।
तो दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता ना, जांच भी हो रही है और जांच के बाद निकल कर क्या आता है सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, और सुबुही खान जी, संस्थापिका राष्ट्र जागरण अभियान, अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, ये जो अरबों खरबों की बात हो रही है, जो गबन हुआ, और खुद मुस्लिम संगठन कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा, ये कोई बीजेपी नहीं कह रही है, खुद मुस्लिम संगठन कह रहे हैं, तो जांच हो जानी चाहिए ना फिर सपा सरकार के शासनकाल में जो कुछ हुआ उसकी। नहीं रीमा जी, कहीं भी किसी भी तरह चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है, पैसे का, संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो केवल सपा कार्यकाल, बसपा कार्यकाल, कांग्रेस कार्यकाल, भाजपा कार्यकाल नहीं, पूरी जांच होनी चाहिए। हम बिल्कुल जांच के खिलाफ नहीं। अगर राम मंदिर चोरी में भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए, किसी और मठ मंदिर मजहब में चोरी हो रही है, लोगों का आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका भी होना चाहिए, और जहां कहीं भी किसी भी वक्त में किसी भी संपत्तियों में उसकी जांच होनी चाहिए। जांच के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन देखिए विमर्श यहाँ बदलने के लिए किस तरह चोर पकड़ा गया और चोर मचाए शोर। एक जो गांव हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है, वही हाल है। चोर चिल्ला रहा है नहीं नहीं हम वहां चोरी है, वहां चोरी है। अरे साहब, जिस चोरी को पकड़ा गया है उसको तो ढकने का, उसको आप मिनिमाइज करने का काम छोटी मछलियों के भरोसे करके बड़े लोग बचाने का काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के मानने वालों की आस्था की डकैती को आप दबाने का काम कर रहे हैं। इस पर तो आप बोल नहीं रहे हैं, और आपने जांच की जिम्मेदारी उन लोगों को दे दी जो खुद 420, 465 के फ्रॉड करने और फ्रॉड का पेपर बनाने के आरोपी हैं। तो जिनके ऊपर खुद सनातन को मानने वाले लोगों की लाशों को दबाने का, अरे सर रुकिए ना धर्मेंद्र जी, वक्फ का पहली बात तो भगवान राम से कुछ लेना देना है नहीं, ना राम मंदिर से कोई लेना देना है वक्फ का। मैं तो वक्फ पर सवाल पूछ रही थी अभी आपसे, आप कहाँ पहुंच गए? राम मंदिर, सनातन और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। किन्हीं भी अलग अलग दो घटनाओं का, चोरी का, डकैती का, लूट का, क्राइम का, वो क्राइम है, उसका एक दूसरे से कनेक्शन नहीं रहता, टाइमिंग की बात होती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीईओ अध्यक्ष इनके नियुक्त हुए 10 साल हो गया उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है। अगर चोरी हो रही तो अब तक क्या कर रहे थे? 2027 में जनता के बुनियादी सवालों पे जवाब देने का समय आ गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कौशल कांत मिश्रा जी, धर्मेंद्र जी का कहना है कि भाई टाइमिंग ऐसी चूज की गई जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, उसी वक्त इस चिट्ठी का आना और चिट्ठी में सपा सरकार पर आरोप मढ़ना, ये तमाम चीजें टाइमिंग को लेकर सवाल है। अब ये तो मौलाना जी से जाके पूछना चाहिए समा अखिलेश यादव को कि मौलाना जी ने इस समय क्यों चिट्ठी लिखी, पहले क्यों नहीं लिखी, आज उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। लेकिन बात ये आती है रीमा जी, अब अखिलेश यादव ट्वीट नहीं कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया है। हाँ, नहीं है कोई एक भी स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। और हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं रीमा जी, ये बाकी लोगों के लिए नई बात हो सकती है कि वक्त में लूट है, खसोट है। आप सोचिए ना, आजम खां कितने महीनों तक जेल में रहे थे, कितने महीनों के बाद बेल मिली, वो वक्त की संपत्ति पे कब्जा वाला ही तो केस था, कोई नई बात थोड़ी ना बोली मौलाना जी ने। बात यह है कि अब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी वो सच कह रही थी। क्योंकि तुष्टीकरण वाला काम हम नहीं करते, हम एक्सपोज करते हैं। और मेरे मित्र कह रहे हैं कि इतने सालों से अगर सरकार है तो हो क्या रहा है। अरे भैया, इसके पहले तो वक्फ के बारे में कोई जानना नहीं करता था। रीमा जी, 2013 के बाद जो कानून में कांग्रेस सरकार और समाजवादी पार्टी की जो मिलीजुली सरकार थी देश में, उसने जो बदलाव किए, उसके बाद 18 लाख एकड़ पर कब्जा किया गया 15 सालों में। टोटल 39 लाख एकड़ है देश में उनकी जमीन वक्फ की, जिसमें से करीब 18 लाख एकड़ जमीन केवल 15 साल में जमीन बनी। दिल्ली की सारी बड़ी बड़ी चीजें तो घोटाला तो हुआ था, और सरकार तुष्टीकरण के नाम पे वक्फ को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि अमेंडमेंट ला करके उसने बदलाव करना पड़ा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से यह पूछना चाहिए कि इसके पहले तो वक्फ का कोई नाम ही नहीं लेता था, कि उसके पहले राम की भी बात नहीं होती थी, उसके पहले तो नारा लगता था हवा में उड़ गए जय श्री राम, और कांग्रेस जमाने में नारा लगता था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। ये नारा लगाने वाली सरकारों को आज कान में जू नहीं रेंग रहा है। क्यों? क्योंकि वक्त एक्सपोज हुआ है। एक मौलाना साहब ने कहा है तो अब ये कुछ कह नहीं सकते। अब ये नहीं कह सकते ना कि वो बीजेपी की बी टीम है। अभी कोई आके बोलेगा वो तो बीजेपी की बी टीम है। यही है ना धर्मेंद्र जी,
मैं अभी देख रही थी एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव जी के 3 घंटे पहले भी उन्होंने चंदा चोरी, दान चोरी, इसकी क्रोनोलॉजी के बारे में एक एक्स पे पोस्ट किया हुआ है। उससे पहले भी वो इसी तरह के पोस्ट लगातार कर रहे हैं। कहीं मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ये जो वक्फ का नाम भी कहीं आया हो, या जांच होनी चाहिए, या इस घोटाले के जो घोटालेबाज हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। ये सब तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। नहीं रीमा जी, वक्फ बोर्ड जो है भारत के कानून से निर्मित है, और वक्फ बोर्ड में अगर भ्रष्टाचार, चोरी हो रही थी तो सरकार किसकी, उनको कार्रवाई करना चाहिए। पूरे देश में बहुत जगह चोरी हो रही, जिसको हमने पकड़ा उसको तो ढकने का काम कर रहे हैं। ये इसको चोरी ना माना जाए। प्रभु श्री राम के आस्था से आप लगातार डकैती, और जो फुटेज मिले हैं 1 महीने के अंदर 70 बार चोरी पकड़ी गई रंगे हाथों, उसकी बात हम नहीं कर सकते। हम उसकी बात क्यों नहीं किए, ये सवाल रिलेवेंट है ही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि ये लोग बड़े चतुर, मौलाना साहब ने चिट्ठी लिखी, आप जांच कराओ, कार्रवाई करो, हम रोकने थोड़े आ रहे हैं। तो हम भी पकड़ेंगे, बताएंगे। रही बात, हम सनातन को मानने वाले हैं, हम लोग की श्रद्धा थी प्रभु श्री राम में, और प्रभु श्री राम का नाम जो लोग लेते थे कि राम लला हम आएंगे, वो आगे लाइन बदल दिया उन्होंने, सारा चंदा चंपत कर जाएंगे, और वो इन्होंने चंपत कर दिया और रंगे हाथ अरे एक लाइन तो बोलिए कम से कम वक्फ पर, एक लाइन तो बोल दीजिए ना धर्मेंद्र जी। की नहीं रीमा जी, दावे से कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कहीं भी चोरी हो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की। ये किस बात का डर है सैयद जवाद? किस बात का डर होता है कि जब बिल आता है कि वक्फ के बारे में भी पता किया जाए, उसका भी खुलासा किया जाए, तो चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो सब कहते हैं भाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला हो जाएगा इस बिल के आने से। सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती देने की बात हो जाती है। किस चीज का डर है ये कि हमारे शासनकाल की पोल खुलेगी, ऐसा कुछ है क्या? जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। वही तो अब उसमें ये था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के मंदिर किसने लूटा। मंदिर की बात ही नहीं हो रही आज वक्फ पे चर्चा करनी है मुझको। अरे देखिए, मंदिर पे मैंने इतने सारे शो कर दिए ना सैयद जवाद, इतने शो मंदिर पे कर दिए, आज मैं वक्फ पे ही शो करूंगी पूरा। तो अपराधी पकड़ लिए गए, ये सिद्ध हो गया कि कितने की लूट करी। वही तो जानना चाहते हैं, कौन है वो वक्फ के साथ मिलकर के जिसने लूट की है, वही तो डिटेल चाहिए मुझको आज। नहीं देखिए, वक्फ में अगर वक्फ के अंदर पूरी अगर लूट हो रही है जैसा कि आप बता रही हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को पता है, और वक्फ के ऊपर कानून भी लेकर के आया है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी मैटर जो है वो सब जुडिस है और चल रहा है। लेकिन अब आप ये बताइए, इस सरकार की जो हरकतें हैं ना, वो हरकतें किसी भी महकमे को ठीक करने की नहीं है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लूट कैसे हो सके उस चीज की प्लानिंग करते हैं। पार्टियों को कैसे लूटा जाए, कैसे तोड़ा जाए, विधायकों को कैसे तोड़ा जाए, और तो और सांसदों को कैसे लूटा जाए, उसमें डकैती चोरी कैसे करी जाए। अब क्या था, कृषि कानून बिल लेकर के आए, उसमें किसानों की जमीन हड़पना चाह रहे थे, वो हो नहीं पाया। फिर उसके बाद तो बोल दीजिए, आपके सामने है। अब वक्फ की जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके उद्योगपति मित्र हैं, जिन्होंने जमीनें कब्जा करके बड़े बड़े अपने होटल, अपने जो है बड़े बड़े जो है बंगले बनाए हुए हैं, उसके ऊपर गाज नहीं गिर जाए। पहले एक सबसे बड़ी बात ये होती, जो वक्फ का कानून था उसमें ये प्रावधान था, अगर कोई भी शख्स वक्फ की जमीन को गलत तरीके से बेचता है या उसमें घपला करता, तो उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू होता था। और इस सरकार ने क्या कहा, अगर तुम वक्फ की जमीन काबू कर लो, चोरी कर लो, तो हम तुम्हें इजीली बेल दे देंगे, जो अभी नया कानून लेकर के आए हैं। फिर क्या इन्होंने करा है, वक्फ की जमीनों के अंदर जो घोटाले घपले हुए हैं, उसमें तो सरकार जानती है क्यों। ये जो मौलाना है, अरे भाई ये जो मौलाना है, और मौलाना के साथ मिलकर बहुत सारे मौलाना सामने आए हैं, जो सब कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, घोटाला हो रहा है, अरबों खरबों का घोटाला, वो सब मौलाना मिले हुए हैं क्या बीजेपी के साथ? नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो सरकार नियुक्त करती है, जो उसका चेयरमैन होता, वो भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट है, आपको याद हो? हाँ, वो भ्रष्ट है। किसने बनाया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन? ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बनाया हुआ है। उससे पहले जो थे, उससे पहले जो थे वो, उससे पहले जो थे, उसीलिए उनकी सरकार चली गई। हाँ? उनकी सरकार चली गई। अब तो हाँ, उससे पहले जो लोग थे उनकी सरकार चली गई। हाँ, तो उससे पहले जो थे वो भ्रष्ट थे या नहीं थे?
उन्होंने भ्रष्टाचार करा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई आपत्ति नहीं कि वक्त की जमीनों के अंदर घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं। हमें इस चीज को एक्सेप्ट, और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो ये मुद्दा कांग्रेस कब उठाएगी? अरे कांग्रेस नहीं, हम लोग कांग्रेस के साथ उठाया है, बहुत सी जगह बताया है। इसीलिए 2013 के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर जो संशोधन करे थे, जो जमीनों के ऊपर लोगों ने कब्जे करे हुए हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सी सरकार के साथ इश्यूज हैं, बहुत से इशू रेलवे के साथ भी हैं, बहुत से इशू डिफेंस के साथ भी हैं। ये इश्यूज जो है, बहुत सी वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकार ने लिए रखी हैं, उनसे डिस्प्यूट चल रहा है, केसेस चल रहे हैं उसके। अरे भाई इतने साल कौशलकांत मिश्रा जी, इतने साल जो कांग्रेस की सरकार रही, ये मुद्दा सॉल्व, अरे रुकिए, इतने साल जो सरकार रही कांग्रेस की, ये मुद्दा फिर सॉल्व क्यों नहीं हो पाया? रीमा जी, हमारे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार 2014 के लोकसभा इलेक्शन के पहले दिल्ली की प्राइम लोकेशन पे वक्फ और सरकार के बीच में करीब करीब रफली 154 प्रॉपर्टीज पे केस चल रहा था। उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि 2014 के इलेक्शन में उन्हें मालूम था वो हारने वाले हैं। उन्होंने 2013 या 12 में संशोधन किया था इस वक्त में, और उस संशोधन से लेकर के इस वक्त का नया संशोधन आने क्या संशोधन थे? संशोधन क्या थे बताइए, वो संशोधन क्या थे वही बताइए, देश की जनता को आप ही बोलिए वो संशोधन क्या करे थे, वो बता दे, मौका तो दो भाई। हाँ बता। उन्होंने जो पुराना, अब ये बताता हूं, आजादी से लेकर के 2013 तक पूरे वक्त के पास जो लैंड थी उसका आकार करीब करीब 22 या 21 लाख एकड़ था। और 2000, अरे सुन लीजिए सर, दांत मत निकालिए, सुनिएगा, पढ़िएगा, ठीक। और 2013 से लेकर 2025 तक 18 लाख एकड़ पे कब्जा हो गया। उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए 2014 का इलेक्शन जीतने के लिए एक ऐसा बिल लाया था जिससे कि वक्फ को अनलिमिटेड पावर दे दी गई थी कि अगर मौलाना साहब कह दे ये पूरा बिल्डिंग आपकी या दूरदर्शन का ऑफिस उनका है तो उसके लिए बीच में दोनों चोर मौसेरे भाई एक साथ मिल गए। सुनो ना, नहीं करके क्या हुआ? एक बार सुन तो लीजिए। नहीं सुनिए ना, अभी मैंने पूरा कब किया, अभी अरे सुनो ना, 13-14 के सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर जो दर्ज मामले हैं वो 58,000 थे इस करंट संशोधन के पहले। राज्य बोर्डों में लंबित मामले थे 12,700, ट्रिब्यूनल में दर्ज मामले थे 18,400। इतने मामले लंबित थे क्यों? क्योंकि वक्त पास अनलिमिटेड पावर थी। अच्छा नहीं, भाई देखो ये बात है, अब ये बात है, सुबुई खान जी भी जुड़ गए हैं। अच्छा रुकिए ना, अरे रुकिए, आ रही हूँ। क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? क्या हुआ? अरे बताओ ना भाई। एक सेकंड, क्या हो गया? सही जवाब बोलने तो दीजिए, क्या हो गया? हाँ बोलो। रीमा जी, मैं तो कह रहा हूँ इन झूठों को, इन चोरों को मेरे साथ मिलकर पकड़िए, इन झूठ बोल के भाग रहे हैं। बताइए। एक तो ये है, इस तरह की भाषा तो बोलो मत, चोर और ये सब। कौन चोर है यहाँ पर? अरे राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर अपने मन से कुछ भी बोलोगे क्या? सही जवाब। चोर नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। लैंड के चोर नहीं है, चोर नहीं, डकैती नहीं भैया। अब देखो कर्नाटक सरकार में फिर जो हुआ वक्त के साथ, अगर इसी तरह से चोर और लुटेरे बोलना है तो फिर एक दूसरे को यही बोलते रहो, क्या फायदा है उससे? अरे झूठ बोल के भाग रहे हैं। अरे बताओ ना, कौन भाग रहा है? चैनल पर बैठे हैं वो, नहीं भाग रहा कोई। देखिए तो जवाब सुनिए, इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को असीमित 2013-14 के अंदर पावर दे दी थी। सही है, तभी तो 18 लाख एकड़ बना, तभी तो 70 साल में इतना, और 15 साल में 18 लाख एकड़। सुन तो लीजिए, अब इन्हें बोलने दीजिए, आप शांत रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप असीमित पावर दे रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड कहाँ का है? ये किसके अधीन आता है वक्फ बोर्ड? ये केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। आप केंद्र सरकार के मिनिस्टर से सुन लीजिए, आप ही के मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनसे कब? 2013 में 2013 में 2013 में घोटाले
2013 में नहीं, थे। 2013 में तो कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब थे जिन्होंने तभी उन्होंने वो कानून बनाया अब था। आप सुनिए, वो जिसकी संशोधन ये वजह से थे, वो संशोधन ये 18 लाख थे एकड़ 15 साल में बना की दिया। प्रॉपर्टी। हाँ, वो इसलिए थी जो वक्फ बोर्ड की अवैध जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हुए थे। अवैध कब्जे उसको लाल किला का जो आपका है, पारित है वो दिया संसद है। भवन आपका उसके है, बाद अब ये सेंट्रल लॉजिकल सेक्रेटरीट बातें हैं, आपका ये है, भी लॉजिकल। कनॉट प्लेस दूसरा, जो आपका है, वक्फ बोर्ड की ताजमहल जमीनों आपका के है, किराए थे सारी रेलवे की उसको प्रॉपर्टी बढ़ाया। सुन आपकी लीजिए, है, आर्मी की प्रॉपर्टी पिछले आपकी है। 35-40 साल से, अरे भाई क्या? सुन तो भाई लीजिए, क्या? बताओ ना। जो किराए थे, सुन लीजिए, जो प्रॉपर्टी के किराए थे पुराने आते थे 50-50 रुपए आते थे, उस संशोधन के अंदर ये करा गया कि इतने सालों से आप 35 रुपए 40 रुपए 50 रुपए नहीं, इस पर नहीं, कब्जे पे आओ, कब्जे पे आओ, पैसे पे नहीं, कब्जे पे अच्छा आओ। ठीक है ठीक है ठीक है, कब्जे पे आओ ना। अब 3-4 पॉइंट्स हैं और जो इसमें। कब्जे सही है के जवाब, अंदर इस सरकार सही में है छुपे जवाब। हैं, इस आप थोड़ा कब्जे सा पे ना करेक्ट कर लो अपने आप कब्जे। को। सही है कब्जे जवाब, पे आओ थोड़ा सा ना। अपने आप को करेक्ट कर लो। अब मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। मनमोहन सिंह की सरकार जाते जाते क्या करके गई थी, उन्होंने एक तो वक्फ की परिभाषा को मतलब उसको एक बड़ा कर दिया था। उन्होंने वक्फ यूजर ये उसको कानूनी मान्यता दी। एक पॉइंट तो ये रहा। फिर भाई पता मुझे, राज्य में वक्फ बोर्डों की जो शक्तियां थी उनको बढ़ा दिया, उनको असीमित अधिकार दे दिए। फिर एक काम उन्होंने ये किया कि वक्फ पर अगर किसी का कब्जा है वक्फ की जमीन पर, तो तुरंत वक्फ को वो अधिकार मिल गया कि वो सबको हटा के सारी जमीन पर कब्जा कर ले। ये सब वोट के लिए किया गया था, ये सब वोट के लिए किया गया था। सुबूरी खान जी, अब मुझे ये बताइए, सनातन, अरे भाई भैया नाम बता सकता हूँ, मालाबार चर्च केरला की कैथोलिक। सुबूही खान जी, वक्फ बोर्ड के अंदर अगर मुसलमानों से हट करके हिंदुओं को मेंबर बनाया जाए, उसके लिए इतना हाय तौबा मच रही है। और अभी हमने देखा राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई तो ओवैसी ने कहा कि भाई इसमें अगर 2 मुसलमानों को रख दिया जाता तो ये सब नहीं होता। ये क्या डबल स्टैंडर्ड चल रहा है? जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वही उदाहरण दिया जो काफी देर से ये बहस देखकर मेरे मन में चल रहा था। जब वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की बात आती है तो ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें ज्यादा नाक मत घुसाइए, ये हमारा इस्लामी मुद्दा है। जब वक्फ काउंसिल में हिंदू मेंबर्स आ जाते हैं तो ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें वक्फ काउंसिल में हिंदू मेंबर्स कैसे आ गए, ये हमारा इस्लामी मुद्दा है। हम लोगों को बचपन से लेकर बड़े होने तक बताया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस समय कबीलाई लड़ाइयां होती थी, एक जंग जीत के किसी जगह खजूर के पेड़ थे, जब उनसे पूछा गया कि ये पेड़ किसके हैं, ये हम जंग जीते हैं तो ये पेड़ किस में बांटे जाएं, तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ किसी के नहीं है, इनको वक्फ कर दो। यानी कि ये सबके हैं, ये गरीबों के हैं, यतीमों के हैं, मिस्कीनों के हैं, जिनका कोई नहीं है उनके लिए वक्फ है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वक्फ एक इस्लामी मुद्दा है। वक्फ एक्ट एक सरकार द्वारा बनाई गई एक्ट है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसमें कोई गबन ना हो, उसमें कोई घोटाला ना हो, और जो संपत्तियां लोग दान कर गए हैं गरीब मुसलमानों के लिए, वो गरीब मुसलमानों के ही काम आए। और ये जरूरी भी था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो वक्फ माफिया हैं वो सब हड़प गए थे। गरीब यतीम मिस्कीन मुसलमानों के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं था। 6 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं पूरे देश में। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है भारत में तो वक्फ माफिया के पास है। क्या झूठ है? झूठ क्या है भाई? झूठ क्या है? झूठ क्या है? क्या झूठ है? क्या झूठ है बताइए, आप प्रूव कीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है रीमा जी, क्या यहाँ पर जो वक्फ की संपत्तियों की कीमत है ना, आज भी वो 1.2 लाख करोड़ है। 1.2 लाख करोड़। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है इस देश में, वो 90% आज भी गरीब है, सिर्फ इन मुसलमान की राजनीति करने वालों के कारण, सिर्फ इन वक्फ सरकार की वजह से गरीब है। अरे मुसलमानों का किसी के बीच में नहीं बोली रीमा जी, बीच में क्यों बोल रहा है? बीच में नहीं बोलना, सही है जवाब। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, सरकार की नीतियों बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं। मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में बहुत गरीबी है, दलितों में बहुत गरीबी है, आदिवासियों में बहुत गरीबी है। अच्छा ठीक है, गरीबी का पैमाना बीच में नहीं, सही है जवाब, कंप्लीट करने दीजिए। गरीबी की पता क्या है? गरीबी की डेफिनेशन क्या आपको पता है? रीमा जी, ज्ञान से इतना पहले नहीं आकर के डेफिनेशन पता है गरीबी की क्या है? आवाज कम करवाइए, ज्ञान लेकर क्या? आप बताइए गरीबी की डेफिनेशन क्या, पता नहीं है?
गरीबी मुसलमानों के अंदर है, तो 80 करोड़ राशन जो मिल रहा है, रीमा जी 80 करोड़ इनकी आवाज कम कराइए, मुझे तो सैयद जमाल वो किसी के बीच में नहीं बोलिए। सुबुई खान आप उनके बीच में क्यों बोल रहे हो? म्यूट कीजिए इनको। 80 करोड़ लोग ऐसे किसी के बीच में नहीं बोलना। आप बोलिए सुबुई खान जल्दी से। रीमा जी मैं आपको 2 ग्राउंड वर्क की उदाहरण देती हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की तरह ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूँ। सबसे पहला उदाहरण मैं ये देती हूँ कि वक्फ माफिया मस्जिदों के नीचे दुकानें बनाकर दुकानों को बेच देते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं मस्जिद कंपाउंड को। क्या ये सरकार का मुद्दा है या ये मुसलमानों का मुद्दा है? ये वक्फ माफियाओं का मुद्दा है। हाँ। मुसलमान लंबी लंबी लाइनें लगाकर मुतवल्लियों के सामने अपनी कंप्लेंट्स लेकर बैठते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर देखिए कितने केसेस पेंडिंग हैं। वक्फ बोर्डों में जाकर देखिए कितने गरीब, यतीम, मिस्कीन और लावारिस मुसलमान जिनका कोई सरपरस्त नहीं है, वो जाके वहां पे लाइनें लगाते हैं। कितने स्कूल खोले हैं इन वक्फ माफियाओं ने, कितने स्किल सेंटर्स खोले हैं, कितने अस्पताल खोले हैं। ये दिखाएं तो सही कि इन्होंने इन वक्फ प्रॉपर्टीज को मुसलमानों के लिए कहां अच्छी जगह इस्तेमाल किया है। अगर इन्होंने किया हो तो हम इनके साथ हैं। धर्मेंद्र सिंह जी अरे आप जवाब उस पे दीजिए। सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए हैं। धर्मेंद्र सिंह जवाब दीजिए। जी देखिए रीमा जी, मैं बड़े देखिए ऐसा हल्ला गुल्ला करना और कौशल कांत जी के को तो पार्टी से मिल गया है कि इनको घुमाना है विमर्श को, इनको उत्तर प्रदेश सरकार विमर्श को घुमाने की क्या बात हो रही भाई? मैं उस पर आ रहा हूँ। वक्त का मुद्दा वक्त पे बात कर रहे हैं। अरे मैं उस पर भी बता रहा हूँ आप लोगों की जो उसी पर बताइए ना। देखिए राम मंदिर पे बता रहे, राम मंदिर पर ही नहीं वक्त पे आइए ना, चोरी क्योंकि आपकी राजनीति तो राम मंदिर पे खत्म नहीं, कभी नहीं रही है, वक्त पे रही है। चोर जिन पे चोरी का आरोप है थोड़े कहेगा कि इस चोरी की नहीं उस चोरी आपको मुद्दा नहीं बताया था क्या धर्मेंद्र जी? आज राम मंदिर नहीं है मेरा मुद्दा। मैं रीमा जी वक्त पर आ रहा हूँ। हाँ, रीमा जी देखिए ऐसा अगर वक्त पे ईमानदारी से सरकार चाहती तो वक्फ बोर्ड के जो नियम है उसमें धारा 18 द्वारा राज्य सरकार को सीईओ को नियुक्त करने की पावर है। आर्टिकल 64 में अगर मुतवल्ली प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो उसको हटाने का 20 साल समाजवादी कर क्या रहे थे जब आजम खान कब्जा कर लिए थे? समाजवादी छोड़ो, आजम खान ने जब कब्जा कर लिया था जिसकी वजह से वो जेल में गए थे, तो समाजवादी पार्टी क्या सफाई में महोत्सव कर रही थी ना? सफाई में महोत्सव कर रही थी ना? आप मुझे क्या बात करते हैं ये बता। अच्छा अरे भैया ये बता दो, अगर हिम्मत है। अरे धर्मेंद्र जी ये बताओ, धर्मेंद्र जी ये बताओ, धर्मेंद्र जी ये बताओ, एक एक करके हम दूसरी चोरी बात प्लीज एक एक करके। अब मेरी बात रीमा जी, मैं कह रहा हूँ आज 10 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, पूरा होने वाला है। सपा की केंद्र सरकार में कितने तीसरा साल थी? कार्यकाल मोदी जी। सपा की कितने साल? तो हमसे कमी नहीं हाँ? तो हम कह रहे हमारे पास इतिहास की कमी को लेकर के डकैतों को आप इजाजत देंगे डकैती करने की? हो सकता है उसमें अच्छा आपके शासनकाल में कुछ भी होता रहा है, बीजेपी की जिम्मेवारी है अपनी सरकार पर लगातार मार दीजिएगा भैया। सरकार में हुए जो आपके माफिया थे वो खत्म हो गए। हम कह रहे हैं माफिया खत्म हो गए। आजम खान जेल में थे, माफिया बाकी के जितने थे सब सोनभद्र से 2 गज जमीन के नीचे जा चुके हैं। गाजियाबाद क्या चल रहा है भाई? एक एक करके बोलिए प्लीज। कब्जा कर लिया। ठीक है, आप माफिया की बात कर रहे हैं। सोनभद्र से लेकर गाजियाबाद तक कौन जमीनों का माफिया है, कौन बालू खोदने का माफिया है, कौन रेलवे की स्क्रैप का माफिया है, आप सब जानते हैं। क्या लिंक है भाई? इसका वक्त से क्या लिंक है? अरे भाई ये माफिया की बात कर रहे हैं। माफिया की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ, वक्त के माफिया की बात हो रही है। वाराणसी में अरे भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कभी मंदिर पे आ जाते हो, कभी आप भू माफिया पर आ जाते हो, आप वक्त के माफिया पे क्यों बात नहीं कर रहे हो? रीमा जी, हाँ रीमा जी मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अखिलेश वक्त जी में की बात चोरी हो रहा करो, है, जिस खवातीन की बात कर, अरे हम आएंगे जनता को बताएंगे। अरे अखिलेश जी की बात करो ना। अच्छा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। कुछ बोला क्या आज तक? एक भी वक्त पे स्टेटमेंट आया कि हम सरकार में ही कार्रवाई करेंगे? पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
हाँ लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 40 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को री-KYC करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYC पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी जाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सैयद जवाद, अब मुझे ये बताइए कि जैसा कि कौशल कांत मिश्रा जी ने भी कहा था, पूरा का पूरा एक नैरेटिव जो है वो मंदिर और सनातन के खिलाफ बनाया गया पिछले कई दिनों से, जबकि उसकी जांच चल रही है, दोषी पकड़े जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ मंदिरों के घोटाले, मंदिरों में चोरी, एक पूरे देश में एक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। करेक्ट करिए रीमा जी, न सनातन के खिलाफ बनाया गया, न मंदिर खिलाफ बनाया गया, चोरों खिलाफ बनाया गया। सबसे बड़ी बात चोर तो वक्फ में भी बैठे हैं भैया, क्या है फिर आपका स्टैंड? हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है? तो अभी तक क्यों नहीं कैंपेन चलाया उस पर आपने? कहाँ कैंपेन चल रहा है उस पर? अखिलेश जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैंपेन कहाँ चल रहा है? वक्फ के चोरों पर कैंपेन किसने चलाया? क्या कर रहे हैं भैया? अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? मंदिर के चोर के साथ बैठे हैं। पूछो योगी जी क्या कर रहे हैं? सरकार संविधान योगी जी कर रहे हैं तभी तो ये हाल हुआ है। अच्छा, ये योगी जी जिससे सवाल पूछो ना, प्लीज वही जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी रुकिए एक मिनट, धर्मेंद्र जी रुकिए एक मिनट। सैयद जवाद से सवाल था मेरा, एक एक करके बात करेंगे। बोलिए सैयद जवाद। नहीं देखिए, मुझे आज धर्मेंद्र जी से बड़ी नाराजगी हुई, उनकी डिबेट सुनकर के बड़ी नाराजगी हुई। अब वो बता रहे हैं कि फलानी जगह पे कब्जा कर लिया। वो कौशल कांत जी इस मामले में चैंपियन आदमी है, झूठ बोल करके, और ये अभी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा कर लिया। गलत बताइए तो प्रूफ करके जाना। और अभी बता रहा हूं, एक भी चीज गलत निकाली हो क्या है तो प्रूफ करके जाना। क्या है अब वो बता रहा हूँ। आपने कहा कि आजम खान ने कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड की जमीनों पर, फलां ने कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड की जमीनों पर। हाँ, सुन तो लीजिए। अरे सरकार ने इस देश की मीडिया के ऊपर कब्जा कर लिया, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ। ये लो इस देश के ईडी के ऊपर, CBI के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर मौलाना के पीछे कौन गया था? कब्जा है। ये मौलाना के पीछे कौन है भैया? अब क्या है, हम कुछ भी बात बोले क्योंकि मीडिया को इन्होंने कब्जा कर रखा, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ। वो दिखाएगा नहीं, वो भी इन्हीं की बोली जाएगी। अब जब इन्होंने कब्जा कर लिया है, नौटंकी मत करो, लोकतंत्र के ऊपर नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, कोई बात नहीं, नौटंकी मत करो। सैयद जवाद, मुद्दे पर आओ, नौटंकी मत करो। देखिए, भाजपा को खूब पता है, भाजपा और RSS, अरे वो संस्था है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो हम आपसे बात कर रहे हैं। इस देश के संविधान पे यकीन नहीं करने वाले आपको सवाल का जवाब नहीं देना, मैं आगे बढ़ रही हूँ। धर्मेंद्र सिंह बोलिए। आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना, मैं समझ गई आपके पास जवाब नहीं है। धर्मेंद्र सिंह पर आओ। घोटाले ठीक है। देखिए, घोटाला इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं। तो क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंदर ही घोटाला हुआ है सरकार के अंदर? बीजेपी ने नहीं कहा, मौलाना साहब ने कहा है। अरे हम तो कह रहे हैं, लेकिन आप माना भारतमाला योजना, उसमें घोटाला आप देख लीजिए। रीमा जी रिसर्च करके निकालिए कितने का घोटाला हुआ। द्वारका एक्सप्रेस वे घोटाला CAG ने बताया, हमने नहीं बताया, आपकी संस्था ने बताया। ठीक है, CAG और जिन अधिकारियों ने बताया उनका ट्रांसफर कर दिया तीनों का। ये तो सरकार है। और जो घोटाले बताता है धर्मेंद्र सिंह, अरे लीजिए भाई, मतलब लूट जो है। अब ये जो आजम खान की बात थी, तो पता है इनको, ये वो बात सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं बोली गई थी भाई। आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी, इन दोनों का लिंक, उसके बाद एक सेकेंड बीच में मत बोलो प्लीज। नितिन गडकरी पे नहीं बोलेंगे, नहीं नितिन गडकरी पे नहीं। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। नियमों के खिलाफ जाकर के आजम खान ने किस तरह से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया, फिर उसकी जांच हुई, तमाम चीजें हुई। अब ये तो पब्लिक डोमेन में है ना धर्मेंद्र सिंह जी, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं है। रीमा जी देखिए, पूरा देश जानता है कि आजम साहब के खिलाफ इस सरकार ने कैसी कार्रवाई की, क्योंकि और उन्होंने इतना बड़ा वक्त पे कब्जा किया था। तो अरे भाई कौशल कांत जी, आपको तो मालूम नहीं, आप जरा सनातन पे बोलिएगा। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, सवाल उसका जवाब मालूम। अरे भाई आप कहते, आप तो राम के बताते हैं, हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं, उनको चोरी कर लिया, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। जो अपने आराध्य में डकैती कर लिया। अरे भाई सबको बोलने का मौका दीजिए। सुबुही खान इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रही हैं, एक एक करके मेरी बात करिए ना प्लीज। रीमा जी, हाँ रीमा जी, आजम साहब ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय, जौहर विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय इसलिए था कि
चाहे जो वक्त की संपत्तियां हैं, रामपुर के उसको भी ये निवासियों लोग ने यतीमों ये से, आरोप गरीबों से- लगाया था कि सरकारी तंत्र अब का आप अगर दुरुपयोग त्रिवेदी से करके आजम साहब वक्फ की संपत्तियों और जमीनों पर जबरन कब्जा आजम खान ने किया है। ये कोई बीजेपी का अरे आरोप आजम नहीं साहब था, ने- ये आसपास के ही आजम लोगों साहब- ने आरोप लगाया। देखिए, इसमें नहीं, मैं बीजेपी कह रहा कहां हूं, से अगर बीच में आ गई? अरे मेरी बात तो सुनिए, बात हाँ। पूरी होने दीजिए। बीजेपी फर्जी मुकदमे लगा के आजम साहब पे, अब फर्जी जो मुकदमे हो गए। मिनिस्टर रहे, इतने बड़े नेता को 100 मुकदमे लगा। देखिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, कई डिबेट हुई, हमारी बात पूरी होने दीजिए। आजम साहब ने अगर वक्त की संपत्ति पे कोई विश्वविद्यालय बना दिया हो, अगर मैं कह रहा हूं अगर विश्वविद्यालय बना दिया, किसी शैक्षिक केंद्र खोल दिया, कोई उस वर्ग के लिए नहीं, कब्जा करके नहीं, वक्त की संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए वहाँ यतीमखाना खोलेगा, वहाँ धार्मिक संस्थाएं खोलाई जाए, वहाँ पर सुबोई खान जी 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 बाकी सबको म्यूट कीजिए। नेताओं दे देंगे क्या? सुबोई खान जी थोड़ा है क्या? रीमा जी मैं नहीं जानती कि यहाँ पैनल में बैठी कितने लोग जानते हैं या फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत 20 से ज्यादा प्रदेशों में प्रवास किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोग तकरीबन 25-30 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर चुके हैं। रामपुर के जो गरीब मुसलमान हैं उनके हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं महिलाओं के, जिनका ये कहना है वक्फ प्रॉपर्टी तो छोड़िए, लोगों की पर्सनल जमीनों को भी आजम खान ने किस तरह से उन लोगों को पकड़ के, किसी माँ के सामने उसके बेटे को मारा जा रहा है कि अंगूठा लगा तब तेरे बेटे को छोड़ा जाएगा, इस तरह की हमारे पास वीडियोस हैं। ऐसे जमीनें हड़प के वो यूनिवर्सिटी बनी थी, इसलिए वो जेल के अंदर है, अपने कर्मों को भोग रहे हैं आज। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाह रही हूँ बहुत देर से, उसके बाद चाहे मुझे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा, क्योंकि मुझे अपनी कौम की चिंता है, मुझे अपनी कौम के बच्चों की चिंता है। इन लोगों की तरह मैं किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, ना ही अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। उत्तराखंड में एक जगह है हल्द्वानी, वहां पर रेलवे की जमीन पर बहुत बड़ी तादाद में एक स्लम एरिया बनाया हुआ था जहां पे मुसलमानों को बसाया हुआ था। जब रेलवे को अपनी जमीन की जरूरत पड़ी तो उन मुसलमान उस स्लम एरिया को वहां से हटवाया गया, उन्हें वहां से कहा गया कि आप कहीं और जाइए। आप यकीन मानिएगा रीमा जी, पूरे देश से पत्रकार पहुंच गए, वीडियोस बनाने लगे रोते हुए लोगों की, यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गए कि देखिए भारत में मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड का एक भी व्यक्ति, एक भी पदाधिकारी आगे नहीं आया कि हमारे पास इतनी वक्फ की संपत्ति है, इन गरीब मुसलमानों के लिए ही है, रेलवे की जमीन से हटा के उनको यहां बसा दीजिए। सिर्फ इतनी सी बात हम कहते हैं कि जिस काम के लिए वो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस काम में उनको इस्तेमाल लीजिए। वक्फ माफिया वक्फ जमीनों को भी हड़प लेंगे, फिर गरीब मुसलमानों को आप रेलवे की जमीन पे बसाएंगे, रेलवे को जरूरत पड़ेगी तो वो हटाएगी तो आप नैरेटिव बनाएंगे, देश में आग लगवाएंगे, हिंदू मुस्लिम बंटवारा करेंगे, अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करेंगे। इससे पूरे देश का नुकसान होता है। और ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, उदाहरण, फैक्ट्स, अपनी ओपिनियन नहीं बता रही हूँ। और जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि हम ग्राउंड पे, धरातल पे काम करते हैं और उदाहरण के साथ बात करते हैं, इसलिए इस तरह के लोग दिक्कत है क्या सैयद जवाद? रीमा, आधा सच है ये, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता। सुबुई ने 1 नंबर का झूठ बोला है। अच्छा, मैटर ऑलरेडी जो उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी का था, मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया था। ये तो वकील भी बनती हैं, इतना नहीं पता आपको, इतना नहीं पता सुप्रीम कोर्ट को पता है। और मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया इसलिए था क्योंकि आप लोग नैरेटिव पढ़ रहे थे। अरे तो किस पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का तो वो मसला ही नहीं था। वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी है उत्तराखंड में, वहां पे बसा देते उन मुसलमानों को। बात कहाँ रखने, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको यकीन नहीं है? कोर्ट आगे बोलो, आधा सच पूरा सच आगे बढ़ना नहीं हो गई बात, ये वाली बात कंप्लीट हो गई। उन्होंने जो पॉइंट रखा ना वो पॉइंट कुछ और था सैयद जवाद, सुप्रीम कोर्ट के पास और बहुत ठीक है उनका पॉइंट ये था कि वक्फ की जमीन और वक्फ की संपत्ति जो है वो गरीबों के लिए होनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रक्रिया को कोई यकीन नहीं करती है, सैयद जवाद मानती नहीं है। आपने एक पॉइंट पकड़ लिया है, सरकार आपकी माई बाप होगी, ये एक पॉइंट पकड़ लिया है। रीमा जी, लगातार ये सेल्फ एक्सपोज हो रहे हैं, ये बात बोलते हैं। चाटुकारिता करते, फर्क ये है हम सरकार से डंकी की चोट पे सवाल करते हैं, आप लोग चाटुकारिता करते हैं। हम मैं आपकी तरह तनख्वाही है आप, मैं स्वतंत्र हूँ, हम नहीं है सरकार के, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। कौशल मिश्रा, राजनीति नहीं करती। कौशल मिश्रा जी, ठीक है, राजनीति क्या करती है हमें पता, क्या करती है आप करती होंगे प्रैक्टिस
चीज अगर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो आपको ये रीमा जी, सच्चाई ये है, नेशनल चैनल पे हम बैठे हुए हैं, वक्फ के नाम पे जिस तरीके से मुस्लिम राजनीति की गई है, इसीलिए आज देश के मुसलमानों का ये हाल हुआ है। ये मैं नहीं, मौलाना साहब ने खुद कहा है। अभी सुबोही खान जी ने जो एग्जाम्पल दिया वो एक बड़ा एग्जाम्पल है। और एक और सच्चाई बता देता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिएगा, तुर्की है जहां पे खलीफा माना जाता है, तुर्की में वक्फ बोर्ड नहीं है। इराक जहां पे इस्लाम का गढ़ माना जाता है और हार्डकोर इस्लाम है, वहां पर वक्फ नहीं है। लीबिया, मिस्र, सूडान, सीरिया, जॉर्डन, करीब 58 इस्लामिक कंट्री है। इन जगहों पर फिर बीच में बोल पड़े, फिर बीच में बोल पड़े, अरे भाई फिर बीच में बोल पड़े। भारत के कानून की बात करो भैया महाराज। अरे अखिलेश यादव से बोलो वक्त पे कुछ बोल दे, चोरी करने वाले अखिलेश यादव पे बोलो कि वक्त की डकैती पे बोल दे, वक्त की गुंडागर्दी पे बोल दे। अब मुंह छुपाए बैठे क्यों हैं? मुंह में दही क्यों जम गया है अखिलेश यादव के? क्यों उनकी कलम नहीं चल रही है? क्यों चुपचाप बैठे हुए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बिल में घुस जाती है, बिल में घुस जाती है अगर मुस्लिम की बात होती है, अगर वक्त की बात होती है, जब अवैध कब्जे की बात होती है, गुंडागर्दी की बात होती है, माफिया की बात होती है, तो समाजवादी पार्टी छुप जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर मुसलमान है तो अखिलेश यादव को कुछ नहीं बोलना। ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये जो चुनावी हिंदू बन के आए ना, ये रंगे हुए सियार हैं, रंगे हुए सियार हैं। समाजवादी पार्टी वाले लाल टोपी लगा करके रंगे सियार जो आए हुए हैं, वो जितना बात करेंगे उतना एक्सपोज होंगे। जिस तरह, अरे भैया भगवान राम के टॉपिक है, अरे वक्त पे आ जाओ, वक्त पे आ जाओ। धर्मेंद्र सिंह जी को जरा म्यूट कीजिए, जिनका नाम रीमा जी। धर्मेंद्र सिंह जी, मैं नेशनल टीवी पर और इस शो में इस बात की इजाजत नहीं दूंगी किसी को भी, ना आपको, ना सैयद जवाद को, ना ही किसी और को, कि आप इस तरह किसी को चोर बोलें और सीधे बोलें तुम लुटेरे हो, तुम चोर हो। अब जब आप लगातार कौशल कांत मिश्रा को ये बोल रहे हैं, आप भी और सैयद जवाद भी, इस बात का कोई प्रूफ है क्या आपके पास? नहीं रीमा कोई जी, है हाँ, प्रूफ? बिल्कुल है। कैसे आप चैनल पर बैठ करके बोल रहे हैं? अभी वो आपको बोलना शुरू कर देंगे, फिर चोर 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 चोर, फिर क्या होगा? नहीं रीमा जी, वक्फ के चोर अगर उन्होंने आपको बोल दिया, वक्फ की जमीनों के चोर आपको बोलना शुरू कर दिया, तो क्या होगा फिर? जेल गए हैं, 8 लोग जेल गए रीमा जी, बीजेपी के कर रहे हैं। बीजेपी के लोग गए क्या? अब ये बताए ना। अरे भाई बीजेपी के लोग गए हैं क्या जेल? बीजेपी का कौन सा नेता जेल गया है? भाई ट्रस्ट किसने बनाया? बीजेपी का कौन सा नेता जेल गया है, उसका नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसे कहते हैं? संगठित अपराध यही होता है। अरे भैया, के जो सेल्फ अरे हैं, अखिलेश से पूछो वक्त किसने बनाया? वक्त किसने बनाया ये बताओ ना। वक्त का मंत्री किसको बनाया था? आजम खान जैसे चोर को बनाया था ना। अरे भाई, जेल की सलाखों के पीछे बताओ 2 बार से कौन है? नहीं, गुंडागर्दी और अवैध कब्जा किसने किया? आजम खान ने किया ना, आजम खान ने किया ना। मंत्री, अरे वक्त का मंत्री योगी जी बनाए या मोदी जी बनाए? आप एक भी वर्ड नहीं बोल पाओगे मुसलमानों के खिलाफ, आप उनकी चोरी पे भी नहीं बोलोगे, उनके अवैध कब्जे पे भी नहीं बोलोगे, उनके माफियागिरी पर भी नहीं बोलोगे, उनके गुंडाई पर नहीं बोलोगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन, अरे जब सरकार थी तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब सरकार थी तब की बात कर रहे हैं। अखिलेश से बोलो कुछ तो बोल दे, अखिलेश यादव से बोलो कुछ तो बोल दे, थोड़ी तो शर्म करे, थोड़ा तो मुसलमानों। अच्छा, मेरे पास कुछ तथ्य सामने आए हैं, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी शांत होइए ना जरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य सामने आया है, मैंने अभी देखा। 2013 में समाजवादी पार्टी सरकार में आजम खान, जो कि वक्फ के मंत्री थे, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि ताजमहल को सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाए, इस आधार पर कि यह 2 मुसलमानों, मुमताज महल और शाहजहां का मकबरा है। एक बात तो ये हो गई, मतलब ताजमहल को ही दे दो वक्फ को, और क्या, मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। दूसरी बात, उन्होंने इतनी सारी जो रिपोर्ट्स आई, इतनी सारी रिपोर्ट्स आई, जब 2017 में जांच की गई तो निकल कर के आया कि भैया 2012 से 17 के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है उसको लेकर के, क्या ये वर्ड है कि अलल औलाद, ये शायद सैयद जवाद को ज्यादा पता होगा, अलल औलाद यानी उत्तराधिकार आधारित जो पूरी संपत्तियां है ना, उनको वक्फ को सौंप दिया जाए। इसमें इमाम बाड़ा भी है, जो लखनऊ का इमाम बाड़ा इतना फेमस, ताजमहल भी है,
तो इतनी सारी चीजें ये सब कब हुई? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। धर्मेंद्र जी, ताजमहल भी ले लेंगे। लखनऊ में एक टीले वाली मस्जिद है। धर्मेंद्र जी, सपा सरकार के दौरान ताजमहल भी लेने की पूरी, मतलब हड़पने की पूरी वो साजिश रची जा रही थी। धर्मेंद्र जी, रीमा जी, अब उनको आवाज ही नहीं आने लगता है। अच्छा रीमा जी, मेरी बात सुन लीजिए। सैयद जवाद, आपकी सरकार नहीं है भैया यूपी में, वो चेक कर रहे हैं। सपा। धर्मेंद्र जी, वो म्यूट हो गए क्या हो गया उनको अचानक? सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे अखिलेश यादव से मैसेज करके पूछ रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? मुझे पता लगा है। धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव से मैसेज करके पूछ रहे हैं, बोलिए। आपने मेरा सवाल सुना धर्मेंद्र जी, जो मैंने बोला है? नहीं, आवाज कट गई थी रीमा जी, फिर आवाज कट गई थी। चलिए अब मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि आजम खान जब वक्फ मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे तो उन्होंने ताजमहल को भी सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने के लिए सिफारिश कर दी थी, ये कहकर कि वो 2 मुस्लिमों का मामला है, शाहजहां और मुमताज महल। इमाम बाड़ा को भी लेने के लिए बोल दिया था उन्होंने। रीमा जी, रीमा जी, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लक्ष्मण टीला। बोलने दीजिए, रुकिए कौशल जी, हाँ बोलिए। ऐसा है रीमा जी, ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी में आप कहाँ फंस गए? नेशनल चैनल ऑफिशियल बाइट है उनकी, आजम खान ने टीवी कैमरे के सामने बोला है। अरे भाई, ये लोग तो अभी आज ही मैंने देखा हो, कहते थे कि साहब को बिरयानी की बात इनके सांसद ने बताया कि हम ही नैरेटिव गढ़ा था। ये इस तरह के नैरेटिव सवाल देखिए, रिलेवेंट पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि अरे हाई कोर्ट पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे जिम्मेदारी लेना सीखिए मेरे भाई। अरे जिम्मेदारी लेना सीखिए। आप जवाब तो दे नहीं रहे हो, वक्त पे बोल ही नहीं रहे हो, डर रहे हो कि वोट बैंक खिसक जाएगा, MY की राजनीति करने वाले लोग। दूसरी बात ये, FIR जो है वो झूठ नहीं बोलती है, FIR जो झूठ नहीं बोलती है उनका खुलासा भी सुन लीजिए। आप तो रट करके आए हो आज धर्मेंद्र जी की हर सवाल के जवाब में आपको राम मंदिर बोलना है। सवाल कुछ भी हो आपको मंदिर पर लेकर आना है, सवाल कहीं से भी आए आपको घुमाकर मंदिर पर लाना है, लेकिन आप घुमाते रहिए, मैं म्यूट कर दूंगी आपको। अब आजम खान ने 2019 में जब FIR दर्ज हुई 9, उसमें भी ये बात आई कि 2016 में कैबिनेट मंत्री रहते हुए एक अनाथालय की संपत्ति पर भी उन्होंने बलपूर्वक कब्जा कर लिया था, और उसके बाद ये भी मतलब रामपुर की घटना है सैयद जवाद। अब इन सब घटनाओं को बता दो। ताजमहल दे दे क्या हम सुन्नी वक्फ बोर्ड को? बताइए। इमाम बाड़ा भी दे दे, अनाथालय भी सबके सब हड़प लो, क्या चलना है? मैंने देखिए, मस्जिदें तो हड़पी जा रही हैं, मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा। और हाँ, क्यों, इसमें आपको आश्चर्य क्या लगा? मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपको आपत्ति कहाँ पे हुआ ऐसा? वो अभी बता रहा हूँ कहाँ हो रहा है, अभी बता रहा हूँ। आपको एक मेरे शब्द से आपत्ति थी कि आप भारतीय जनता पार्टी को चोर न करें। मैंने आपकी बात मान ली, आपसे मैं इनको चोर नहीं कहता, इनको डकैत कहता हूँ। ये डकैत नहीं, और कैसे हैं उसका रीजन बताता हूँ। अभी आपको आजम खान पे आपत्ति है, चंपत राय पे आपत्ति नहीं। चंपत राय को किसने अपॉइंट करा था? चंपत राय को किसने अपॉइंट किया और चंपत राय ने क्या किया, इसकी तो जांच चल रही है ना। आजम खान का क्या करे भाई? आजम खान का भी केस चल रहा है मैडम, उस पर भी जांच चल रही है। किस मामले में? भी केस चल रहा है। किस मामले में? मामलों में उनके देखिए, उनके 50 मामले तो लगभग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर बताया है कि फर्जी हैं। शराब चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, जितने अब इतनी चोरी करेंगे तो क्या करें? अब इतने भैया भैंस चोरी करेंगे, किताब चोरी करेंगे, फर्नीचर चोरी करेंगे, लैंड चोरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, माफियावाद करेंगे। किताब दे दूं? ताजमहल को दे देना चाहिए क्या? बुलडोजर चलता है, ताजमहल, इमाम बाड़ा, कुंभ जहां पर होता है प्रयागराज में, संगम तट, सब ले लो। राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर घोटाला करा, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलाएंगे? योगी जी का बुलडोजर चल नहीं रहा है, या उसको बिल्कुल चलेगा, अवैध कब्जा करने तो बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अवैध चोरी करी है, डकैती है, आजम खान पे चल रहा है, अभी वक्त के कब्जे पे चलेगा। अच्छा, मुझे तो चलेगा जी, बड़ा अजीब लग रहा है। तुष्टिकरण इतना भी नहीं होना चाहिए सैयद जवाद और धर्मेंद्र सिंह कि मैं डेटा पर आधारित सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ, लेकिन आपको घुमा करके कहाँ लेकर के आना है मामला? ये कह रहे हैं डकैती ऐसी डालेंगे, कोई फायदा नहीं है सैयद जवाद इस नैरेटिव से। जो लोग देख रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा है कि आपके पास वक्फ को लेकर के कोई जवाब नहीं है, तुष्टिकरण को लेकर के कोई जवाब नहीं है,
कांग्रेस की सरकार में जो हुआ उस पर कोई जवाब नहीं है। अरबों रुपए की संपत्ति हड़पी गई, उस पर कोई जवाब नहीं है। ताजमहल, इमामबाड़ा सब कुछ वक्फ को दे दिया जाए, ये मांग उठ गई, ये सिफारिश आ गई, उस पर कोई जवाब नहीं है। बस रट करके राम मंदिर आए। ये सनातन को लेकर इतना नैरेटिव, इतना दिल में नफरत, सही है जवाब? आपको बुरा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं राम मंदिर के डकैतों का एक्सपोज कर रहा हूं, आप उनको बचाना चाह रही हैं, तो आपको मुबारक हो, आपको बुरा जरूर लगेगा। आपको बुरा इसलिए नहीं लगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर चोरी नहीं बताया था रीमा जी, क्या आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने? ये जो 2.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है ना, मुझे तो ये जो हड़पी गई है इस पर भी बहुत दुख होता है। अच्छा, बहुत दुख होता है। तो आपको जो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग भारत का हजारों करोड़ रुपए मार करके लिए गए और इनके सारे राइट ऑफ कर दिए, तो आपको नहीं बोला? ओके, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सुबोई खान जल्दी से जवाब दीजिए, फिर कौशल खान जी। मेहुल चौकसी को, सुबोई खान। रीमा जी देखिए, जो सो रहा हो उसको जगाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको जगाने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तो वो चल रहा है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से साफ है, ये वाली बहस चल रही है। राम मंदिर चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है जिसपे सबको बात करनी चाहिए और सभी मेन स्ट्रीम चैनल्स उस पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदू चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, जांच हो और जो दोषी हो वो पकड़े जाएं। लेकिन मुसलमान कभी आके अपनी कमियों पर, अपनी जो रिफॉर्मेशन के ऊपर, अपनी रिफॉर्म के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता है। मेरी हमेशा से लड़ाई ये रही है कि एक हिंदू अगर कुछ गलत करता है तो 100 हिंदू खड़े हो जाते हैं उसको गलत कहने के लिए। लेकिन मुसलमानों में ये चीज होती है कि अपराधों को इस्लाम के पीछे छुपा देते हैं, ठीक है, कुरीतियों को इस्लाम के पीछे छुपा देते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, मेरे पास वक्त कम है, जल्दी एक मिनट। इस्लाम पे उंगली मत उठाओ। धर्मेंद्र जी ये बताइए कि अगर जांच हो और अगर वक्फ माफिया की बात करें, इस्लाम पे उंगली मत उठाओ, बोर्ड की बात हो रही है उसमें हिंदुओं को भी रखा जाए, तो क्या समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी? रीमा जी, हम बार बार कह रहे हैं और 1000 बार जोर जोर से कह रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आपके राज में चोरी कैसे हुई। जब आपका वक्फ मंत्री, आपका सीईओ, आपके अफसर अगर चोरी हो रही है तो आज किसकी जिम्मेदारी? दूसरी बात, सुगोई जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पूछती केंद्र में, राज्य में आपकी अब तक यतीमों के लिए यतीम खाने क्यों नहीं बनवाए वक्फ संपत्तियों पर? हम सबसे पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी। धर्मेंद्र जी, हम सबसे पूछते हैं। लेट मी कंप्लीट प्लीज। अरे आपने मेरा नाम लिया, हम सबसे सवाल पूछते हैं। मैं आपको पूरा सुन रहा था, मैं इंटरप्ट इसीलिए नहीं किया। ये सवाल पूछने का समय है सरकारी, हम पे जवाब लगाने के पहले 5 बार तत्कालीन सरकार से पूछिए कि आपकी भी जिम्मेदारी है। सीईओ की नियुक्ति आप करते हो, आप कब्जा करने की उस पर नियत है, तो आप क्यों नहीं आप मैनेजमेंट किए अगर फेल हुआ? और दूसरी बात, उससे बड़ी बात नहीं, मैं वक्त से आगे जाना चाहता हूं। ये जो रिलेवेंट सवाल, इसमें मैंने पहले ही कहा था, आज महंगाई पर इनके 2 बार सरकार हो गई, क्यों नहीं बात होनी चाहिए? आज बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? आज महिलाओं की सुरक्षा पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? ये जो वक्फ वाले जो पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं जो, और जो जमीन हड़पी गई, उस पैसे से कुछ महंगाई कम हो सकती है ना शायद? कौशल जो मेट्रो सिटी की बात, उस पैसे से हो सकती है महंगाई कम शायद, अगर महंगाई है तो। ये जो समाजवादी पार्टी के माफिया राज जो चलता था, जहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात होती थी, उनकी हजारों एकड़ जमीन पे बुलडोजर चला करके गरीबों के 22,000 परिवारों को घर दिया गया है। ये योगी जी ने किया है, ये मोदी जी की सरकार ने किया है। सच्चाई ये है कि देश का मीडिया, देश की जनता ये देख रही है कि जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर की चोरी गलत है, उस चोर को सजा मिलनी चाहिए। हम ये शान से कहते हैं और गर्व से कहते हैं, किसी चोर को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आकर के कहते हैं राम मंदिर पे तो इतना खुल के बोल रहे हैं, पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे नहीं बोल रहे हैं, इसी से ये एक्सपोज होते हैं कि ये केवल और केवल जातियों की राजनीति, धर्म की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं और केवल वोट बैंक को साधने के लिए राम मंदिर के मुद्दे उठाते हैं। अदरवाइज रीमा जी, पूरे देश में वीर तमाम जना लोगों ये बीच में कहां से ऐसे आदमी को लाते हैं? अब कंक्लूडिंग रिमार्क हो रहा है, चंदा चोरी
कंक्लूडिंग रिमार्क फिर रट्टा लगा लिया। राम भक्त हो गए, राम मंदिर का रट्टा फिर से लगा लिया। सही है जवाब। इन सब की घर वापसी हो रही है, सब राम की बात करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे पूरे देश का हर नागरिक राम राम फिर रट्टा लगा लिया। हर आदमी राम जहाँ से शुरू किया गोल गोल घूमकर वहीं पहुंच गए। सही है जवाब। राम मंदिर से शुरू किया, राम मंदिर पर पहुंच गए। के बारे में बात मत करो, पर आज शोर था, आतंकवाद के लेकिन मुझे मजबूरी समझ में आ रही है आपकी कि आप ध्यान नहीं लो। हलाला के बारे में बात मत करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में जुड़े और वक्त की बाधा है, आपको यही रोकना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर अब बात जब चल रही है वक्फ की, जाहिर तौर पर कहीं पर भी चोरी हो, कुछ भी हो, वो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कम से कम ये भी दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए कि मंदिर को लेकर, सनातन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक वर्ग को साधने के लिए, एक धर्म को साधने के लिए उस पर चुप्पी बनाई हुई है। चलिए 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।